हेलो नमस्कार दोस्तों। वैदिक ज्योतिष सीखें सीरीज में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी के ज्यादातर कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं वो भी सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। महादशा और दशाओं के बारे में हमने बात की, किस तरीके से हम अंतर दशाओं के रिजल्ट निकालते हैं, और स्पेसिफिक दशाओं की भी हमने बात की। अब जो टॉपिक आता है, रेलिवेंट टॉपिक, वो आता है ट्रांजिट। अब वीडियो लगातार देखते रहिए। मैं पूरी की पूरी मोर सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ, इसके बाद अष्टक वर्ग सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। तो कंप्लीट जो पैकेज है आपका आचार्य तक का, वो मैं कंप्लीट यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं आज ट्रांजिट की। तो ट्रांजिट के जितने भी वीडियोस हैं, यदि आपको अच्छे से ट्रांजिट आता भी है तभी भी आप देखिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा, और नहीं तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा। तो वीडियोस को शुरू से एंड तक देखें। अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं बीच बीच में और ऐसी टेक्निक्स लेकर आता रहता हूं जो कि प्योरली मेरे रिसर्च पर बेस्ड है, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, और वो आप कुंडलियों पर लगाओगे तो जरूर लगेंगी। अब आ जाता है ट्रांजिट क्या है एक्चुअल में। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के लिए नए हैं, जिन्हें ज्यादा नहीं पता है, तो वो ट्रांजिट को ध्यान से समझें। जिन्हें मालूम है उनको तो मालूम है ही। अब हम क्या करते हैं, देखिए, जब भी कोई नेटिव बॉर्न होता है तो स्काई के अंदर प्लेनेट लगातार मूव करते रहते हैं। कोई भी प्लेनेट स्टैटिक नहीं है, एक भी दिन स्टैटिक नहीं रहता हो। राहु और केतु के लिए कहते हैं कि वो 2-3 दिन स्टैटिक हो जाते हैं, बाकी सभी प्लेनेट लगातार चलते रहते हैं। जो प्लेनेट स्काई में चलते रहते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट या गोचर। गोचर का संस्कृत में मतलब होता है चलायमान होना। तो प्लेनेट कंटिन्यूअसली स्काई के अंदर मूव करते रहते हैं या वो चलते रहते हैं। जब भी कोई नेटिव बॉर्न होता है तो उस वक्त पर प्लेनेट की जो भी स्थिति है स्काई के अंदर, जिन भी राशियों में वो है, उसके बेसिस पर एक हम उनका प्लेसमेंट कर देते हैं एट दैट मोमेंट। प्लेनेट जो भी है स्काई के अंदर, तो एक लग्न हम डिसाइड करते हैं उस समय पर। जो भी राशि राइज कर रही होती है ईस्टर्न हॉरिजन पर, वो लग्न होती है। उसको लग्न को मानकर हम एक कुंडली प्रिपेयर करते हैं, और जो प्लेनेट जिन भी राशियों में होता है वहां पर उसे रख देते हैं। इस तरीके से जो बनती है उसको हम बोलते हैं होरोस्कोप, जन्म कुंडली या चार्ट, जो भी बोलना चाहे हम बोल सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्सन का जो जन्म कुंडली है, चार्ट है या होरोस्कोप है, वो स्टैटिक होता है। पूरी जिंदगी वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर प्लेनेट की पोजीशन है, वो फिक्स होता है। अब उसकी जिंदगी के अंदर जो भी इवेंट होंगे तो वो कैसे डिसाइड होंगे, जब प्लेनेट की पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो गई कुंडली के अंदर, वो बदलने वाली ही नहीं है, तो उसका भाग्य कैसे बदलता है। तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं। वो कुंडली जरूर स्टैटिक है, मगर उस कुंडली को चलाकर रखती हैं दशाएं। जैसे ही वो नेटिव बॉर्न होता है, प्लैनेट्स की जो भी स्थिति है उसमें चंद्रमा की जो स्थिति होती है, जिन जन्म नक्षत्र में होता है, उसके बेसिस पर उसकी दशाएं होती हैं, अनफोल्ड होती हैं, और लगातार दशाएं बदलती रहती हैं। तो जैसे जैसे दशाएं बदलती हैं, तो जो प्लैनेट जहां पर भी रखे हुए हैं उस कुंडली के अंदर वो एक्टिवेट होते जाते हैं। जिन भी प्लैनेट्स की दशाएं होती हैं उनके पास उस कुंडली के कारकत्वों का भार होता है, या अपने अपने भावों का रिजल्ट देने की जिम्मेवारी आ जाती है। तो दशाएं बदलती हैं, इसलिए आपकी स्टैटिक होते हुए भी, कुंडली रुकी हुई होते हुए भी, स्थिर होते हुए भी उसमें बदलाव आते रहते हैं, और एक पर्सन की लाइफ में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि हर दिन दशा बदलती है, हर पल बदलती है। क्योंकि डिग्रीज तो जरूर बदलती है, उसकी ड्यूरेशन जरूर बदलती है, उसका बचा हुआ टाइम जरूर बदलता है। तो लगातार दशाएं बदलती रहती हैं, इसलिए हमारे भाग्य या हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में बदलाव आता रहता है, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज ऐसा दिन है, कल दूसरे तरीके का दिन जाएगा। तो दशाएं हमारी लाइफ को अनफोल्ड करती जाती हैं, कैसी दशाएं होंगी। तो क्या दशाएं बदलने से हमारा भाग्य बदल जाता है? तो इसमें तीसरा पार्ट आता है ट्रांजिट, कि हमारी कुंडली में जरूर ग्रह स्टेशनरी है, मगर वो स्काई में लगातार चलते रहते हैं। तो जब प्लेनेट स्काई में लगातार चलते रहते हैं, तो हमारे भावों को, हमारी कुंडली के भावों को भी वो चलायमान या गोचर में, ट्रांजिट में जो प्लेनेट है वो इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। जिन ग्रहों की दशा चलती रहती है उन्हें भी इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, और तभी हमें रिजल्ट मिलते हैं। डिजायर्ड रिजल्ट मिलने के लिए आपकी जरूरी दशा भी होती है और ट्रांजिट भी होता है। मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा मान लीजिए कि हमने कोई एक कोल्ड स्टोरेज के अंदर कोई वेजिटेबल स्टोर की हुई है,
जब उसकी ज्यादा पैदाई हुई हमने उसको स्टोर कर लिया, तो वो स्टोर हमारे पास रखा हुआ है। ये हमारी कुंडली के राजयोग हैं। हमारी कुंडली में जो भी योग बन रहे हैं जन्म के समय पर, वो आपके एक जगह पर स्टोर होकर रखे हुए हैं। मगर वो स्टोर होने से तो हमें फल मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हम जब उनको बाजार में वो बिकेंगे तभी तो पैसा मिलेगा, यदि आपने कोई चीज स्टोर की है। इसी तरीके से आपकी कुंडली के अंदर स्टैटिक हॉरोस्कोप में जो राजयोग बन रहे हैं, उनके फल हमें मिल नहीं सकते जब तक कि एप्रोप्रिएट टाइम नहीं आएगा। तो एप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा कि हम उसको स्टोर में से फलों को निकालेंगे और बाहर बेचने के लिए तैयार कर लेंगे निकालकर। ये आपकी दशा है कि उन राजयोगों के रिलेटेड प्लेनेट की दशा आ गई, तो आपने तैयारी कर ली है उनके फल खाने की। मगर क्या तभी फल मिल जाएंगे? अब क्या होगा, हमने उस जो सामान है उसको निकाल के बाहर रखा, मगर मार्केट में ले जाने वाला जब तक आपको उसको ले जाकर सही जगह पर नहीं पहुंचाएगा, तब तक आपको उसके पैसे या फल फ्रूट नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से आपकी कुंडली के अंदर राजयोग है, उन प्लेनेटों की आपकी दशा भी आ गई, मगर उन दशाओं को आपको फुलफिल करने के लिए ट्रांजिट जो होता है वो डिलीवरी बॉय है, लास्ट स्टेप तक उन रिजल्ट को डिलीवर करेगा। जैसे जो सामान आपने स्टोर कर रखा था वो राजयोग है, आपने उनको निकाल लिया और मन बना लिया कि अब इन्हें बाजार में जाकर बेचना है, वो दशा है। वो एप्रोप्रिएट टाइम पर आप बाहर निकालोगे। कि कोई वेजिटेबल आपने स्टोर की तो जब सस्ती थी तब स्टोर की, अब जब महंगी होगी तभी तो आप उसे बेचोगे, तभी तो आपको पैसा बचेगा। इसी तरीके से वो एप्रोप्रिएट टाइम हो गया, आपने बाहर निकाल कर रख दिया। बाहर निकाल कर रखने से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको एक जना कोई ट्रक वाला आएगा और उसको बाजार में देकर आएगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो जो ट्रक वाला है, जिसे कुरियर बॉय बोलते हैं, वो आपका ट्रांजिट है। तो कोई भी फल मिलने के लिए 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी कुंडली के अंदर राजयोग होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है वो राजयोग से रिलेटेड प्लेनेट की दशा आनी चाहिए। तो क्या केवल दशा आने से फल मिल जाता है? दशा आने से भी फल नहीं मिलेगा जब तक कि आपका डिलीवरी बॉय या कुरियर बॉय आपके पास आकर उस सामान को वहां तक नहीं पहुंचाएगा। तो ट्रांजिट इज लाइक ए कुरियर बॉय। होपफुली आपको जो कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश किया वो समझ में आ गया होगा कि हमारी सबसे पहले कुंडली में राजयोग होते हैं। उन राजयोग या भावों से रिलेटेड ग्रहों की जब दशा होती है तब उनके फल मिल सकते हैं, मगर मिलेंगे तभी जब ट्रांजिट उन्हें आशीर्वाद दे या ट्रांजिट का उसके ऊपर इंफ्लुएंस हो। अब ट्रांजिट एक कुरियर बॉय है, डिलीवरी बॉय है। अब ट्रांजिट अच्छा और बुरा दोनों तरीके का होता है। यदि आपकी कुंडली में उस समय पर ट्रांजिट अच्छा है तो वो उस सामान को एज इट इज अच्छी कंडीशन में जहां पे पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा। ट्रांजिट यदि थोड़ा मीडियोकर है, ज्यादा अच्छा नहीं है आपकी कुंडली के लिए, या आपका कुरियर बॉय अच्छा नहीं है, तो वो बुरे मन से वहां पर पहुंचाएगा। पहुंचा तो देगा ही, मतलब आपका काम हो जाएगा, मगर उतने अच्छे तरीके से एक्सीलेंट वे में नहीं होगा। और मगर कुरियर बॉय कोई गंदा इंसान है या कोई खराब व्यक्ति है तो उसको तोड़ ताड़ के वो उस जगह पर पहुंचा देगा जिसका आपको कोई फल मिलने की बजाय नुकसान होगा। इसलिए जो ट्रांजिट बैड है, अच्छा नहीं है, मेलिफिक है, तो वो आपको क्या होगा, उनके रिजल्ट देगा, मगर वो बहुत बुरे तरीके से देगा और उसके नेगेटिव इफेक्ट आपको फील करने पड़ेंगे। तो ये ट्रांजिट के बारे में कंसेप्ट है कि ट्रांजिट के बगैर कोई भी काम हो नहीं सकता। तो किसी भी कुंडली के अंदर कोई भी हमें फल देखने हैं तो उसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है हमें कि उसकी एप्रोप्रिएट दशा होनी चाहिए। जिस भी भाव से रिलेटेड आप फल देखना चाहते हैं उसकी दशा होनी चाहिए। अब दशा आ गई तो केवल दशा आने से भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ट्रांजिट में भी उसका आशीर्वाद होना चाहिए उन पर्टिकुलर भावों पर। शुभ ट्रांजिट होगा तो अच्छे फल मिलेंगे, अशुभ ट्रांजिट होगा तो खराब फल तो मिल जाएंगे मगर वो खराब स्थिति में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ट्रांजिट हम देखते कैसे हैं। ये थोड़ा लंबी सीरीज होने वाली है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब तक ये वीडियो सारे कंप्लीट ना हो तब तक आप ट्रांजिट को देखते रहें। इसमें हम 7.5 के बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट की बात करेंगे। अभी जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है उन्हें मैं एक्चुअल प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, तो आप एंड तक वीडियो छोड़कर ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम कि ट्रांजिट में एक्चुअली होता क्या है, कि हम देखते कहां से हैं ट्रांजिट, कौन सी लग्न से देखते हैं। तो मंतेश्वर है, एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है, राइटर हैं बुक्स के, उन्होंने एक श्लोक दिया था और वो श्लोक मैं यहां पे पढ़ देता हूं। सर्वेषु लग्नेषु वापि सस्तु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु। बहुत सारी लग्न अवेलेबल हैं,
लग्न कई तरह की है, आपको पता लगी गया होगा। एक लग्न होती है, सूर्य लग्न होती है, जिस राशि की दशा होती है उसे भी लग्न मान सकते हैं। और एक चंद्र लग्न होती है, जिस भाव में कुंडली में चंद्रमा बैठा होता है उस राशि को हम चंद्र लग्न बोलते हैं। सभी लग्न अवेलेबल है हमारे पास गोचर लगाने के लिए, मगर हम चंद्र लग्न को प्रिफर करते हैं। गोचर को ऑलवेज चंद्रमा से देखेंगे। अब मैं ये सेंटेंस यहां पे पहले ही क्लियर कर देता हूं कि गोचर को चंद्रमा से देखने का क्या मतलब है। जनरली इस तरीके से गोचर हम लगाते नहीं है कुंडलियों पर। आपको किसी भी प्लेनेट का गोचर आपके लिए कैसा जाने वाला है वो यदि देखना है तो आप उसको चंद्रमा से देखेंगे। हालांकि हम उसको लग्न से भी देख सकते हैं, जिस राशि की दशा है वहां से भी देख सकते हैं, देखना मना नहीं है। मंतेश्वर के हिसाब से आप कहीं से भी देखिए, मगर उसको चंद्रमा से देखना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है, उसके 4 रीजन हैं जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। और जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे अलंकार सीनियर की, उनकी एग्जाम में भी आता है कि हम उसको चंद्रमा से ही क्यों देखते हैं। बाकी सारी लग्न भी अवेलेबल है, मगर चंद्र लग्न ही क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, चंद्रमा भी, चंद्र लग्न भी एक लग्न है, इसलिए चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लग्न है, इसी तरीके से चंद्र लग्न भी एक लग्न है। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारी कुंडली के अंदर जो विंशोत्तरी दशा स्कीम है या योगिनी दशा स्कीम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट दशा जो कलयुग में हम लगाते हैं, वो दोनों दशाएं डिपेंड करती हैं चंद्रमा की जन्म के समय की स्थिति पर। मतलब चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है, जन्म नक्षत्र में, उसके लॉर्ड से ही दशाओं की शुरुआत होती है। इसलिए दशा स्कीम में भी चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लग्न से दशाएं नहीं निकालते, इसलिए चंद्रमा की ये दूसरी इंपॉर्टेंस है। और तीसरी इंपॉर्टेंस चंद्रमा की होती है, हम जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है। और हम कोई भी शुभ या अशुभ, खुशी या गम, सब जो महसूस करते हैं वो हमारा शरीर महसूस नहीं करता, वो हमारा मन महसूस करता है। हम प्रफुल्लित होते हैं, हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, वो सारे इमोशंस चंद्रमा से ही देखते हैं। इसके बाद एक 4th वन जो श्लोक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इस श्लोक को। ये श्लोक है, चंद्रम बलम तू निखिल ग्रह वीर्य बीजम। चंद्रम बलम तू निखिल ग्रह वीर्य बीजम। इस श्लोक का मतलब है कि एक कुंडली के अंदर सभी ग्रहों का बल बली है या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा बली है तो सभी ग्रह बली, उनका बल चंद्रमा पर डिपेंड करता है। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वीक है, तो सभी ग्रहों को वो वीकनेस ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए कुंडली के सभी ग्रहों का बल चंद्र बल पर डिपेंड करता है। ये एक कंसेप्ट है। तो ये 4 कंसेप्ट बताए। अब मैं 5वीं चीज और बताता हूं, ये भी आपके क्लास 6 के बेस पर है। क्लास 6 में मेंशन्ड है कि चंद्रमा एक सीड है, बीज, और लग्न एक्चुअली उसका फ्रूट है, जो पेड़ है। जो पेड़ बनेगा, हमारा हॉरोस्कोप यदि पेड़ है तो चंद्रमा उसका सीड है, लग्न उसका फ्रूट है। और जो डिविजनल चार्ट हम पढ़ते हैं, वर्ग कुंडलियां आगे जाकर पढ़ेंगे, या वर्ग कुंडलियां मैं पढ़ा ही चुका हूं, जिन्होंने मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की होगी, वो उसका स्वाद है। तो जो सीड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि सीड कमजोर है, सीड अच्छा नहीं है, तो ना ही तो फल अच्छा होगा और ना ही उसका स्वाद अच्छा होगा। इसलिए चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और चंद्र लग्न सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ट्रांजिट में जब भी हम देखेंगे तो हम चंद्र लग्न को देखेंगे एज पर मंतेश्वरा, ये कंसेप्ट है। तो आज की क्लास में जो मैंने अभी बताया, मैं अभी आपको ट्रांजिट को प्रैक्टिकली लगाकर भी बताऊंगा। आप कंटिन्यू क्लास देखते रहिएगा। मैं वेद, विपरीत वेद एटसेट्रा सारी चीजें बताऊंगा, किस प्लैनेट का कहां पर ट्रांजिट अच्छा होता है। तो मैं फिर ब्रीफ में एंड में आपको सारी जो आज की क्लास का ब्रीफ है वो बता देता हूं। फर्स्ट वन क्या होता है कि किसी भी कुंडली के अंदर यदि हमें एनालिसिस करना है तो हम देखेंगे कि कुंडली के अंदर कौन से योग बनने वाले हैं। अब जिन भावों में योग बन रहे हैं या जिन भावों से रिलेटेड हमें रिजल्ट देखना है, आपको देखना है यदि किसी की मैरिज देखनी है तो 7वां भाव हो गया, उससे रिलेटेड रिजल्ट देखने हैं। या कोई राजयोग बन रहा है आपका, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट देखने हैं, तो हम दशा स्कीम देखेंगे। दशा स्कीम में वो प्लेनेट या भाव का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, या उस भाव से रिलेटेड प्लेनेट की दशा होगी, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कैसे भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब हम देखेंगे ट्रांजिट।
यदि ट्रांजिट भी उन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा पॉजिटिव वे में तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव वे में कर रहा होगा तो रिजल्ट मिलेंगे मगर वो नेगेटिव वे में मिलेंगे। अब सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसे ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग ट्रांजिट लगा लेते हैं और उसके बेसिस पर रिजल्ट की बात करते हैं। आपने राशि फल सुना होगा, रोजाना आता है कि ये ग्रह अपनी स्थिति बदल रहा है तो इस राशि वालों की किस्मत बदलने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रांजिट जो होता है वो अपने आप में कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकता। आप ऐसा समझें कि आपकी कुंडली में जो राजयोग है वो आपके पास एक सामान आपके घर के अंदर स्टोर हुआ रखा है, तो राजयोग होने चाहिए, सामान होगा। दशा जब आई तो इसका मतलब उस सामान को आप बेच सकते हो समझिए आप। तो बेच सकते हो तो पहले तो सामान होना चाहिए और बेच सकते हो, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, आप ही बेच पाओ, ऐसा होना चाहिए, वो दशा है। अब वो बिकेगा मार्केट में, कौन उसे बेचेगा, वो आपका ट्रांजिट है। जब तक वो मार्केट में बिकेगा नहीं, उसको ले जाकर कोई बेचने वाला नहीं होगा तो आपके पास सामान है, आप बेच सकते हो, तभी भी वो बिकने वाला नहीं है। इसलिए 3 स्टेप का प्रोसेस है कि पहले आपकी कुंडली में योग होने चाहिए, अच्छे बुरे जैसे भी योग हो तभी फल मिलेगा। दूसरा, उन पर्टिकुलर भावों की या प्लैनेट्स की दशा आनी चाहिए। और तीसरा, जो ट्रांजिट है उन भावों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर प्रैक्टिकली हम ट्रांजिट किस तरीके से एनालाइज करते हैं, देखते किस तरीके से, एनालिसिस की मैं बाद में बात करूंगा। तो अभी आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली ट्रांजिट किस तरीके से देखते हैं, आप ये देखिए, मैंने ये 2 कुंडली लगाई हुई है। तो ये आपकी जेमिनी लग्न की कुंडली है और ये भी मैंने ट्रांजिट में जेमिनी लग्न की कुंडली बना ली है। ट्रांजिट में भी आप मोबाइल ऐप वगैरह में जाओगे तो आपको ट्रांजिट की कुंडली मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू जन्म कुंडली। यदि नहीं भी मिलती है, आप किसी टाइम पर भी कुंडली बनाते हो तो जो जन्म लग्न की कुंडली है उसी के हिसाब से आप प्लेनेट को प्लेस करोगे ट्रांजिट कुंडली में। वही लग्न बनाकर जो प्लेनेट जिस भी राशि में ट्रांजिट कर रहा है वहां पर आप प्लेस कर दोगे। अब आपको देखना है यहाँ पे ट्रांजिट का मतलब क्या है कि मरकरी लग्न पर ट्रांजिट कर रहा है। हम क्या कहेंगे, मरकरी देखिए 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा है और ये जन्म कुंडली है, तो हम कहेंगे कि मरकरी उसकी लग्न पर ट्रांजिट कर रहा है, ऐसा हम रीड करेंगे। जुपिटर देखना है, जनरली आपको मैं अभी बता देता हूं, ट्रांजिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट देखा जाता है, बाकी सभी प्लेनेट ट्रांजिट में एक भाव के अंदर 1 महीने या 1.5 मंथ 45 डेज या इससे ज्यादा नहीं रहते। जो आपका वीनस है वो भी इतने दिन ट्रांजिट करता है, मरकरी भी 1 महीने में ट्रांजिट बदल देता है, मून हार्डली 2.5 डे तक एक राशि के अंदर रहता है, फिर राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरीके से आपका मार्स है वो भी 2-3 महीने से ज्यादा नहीं रहता। सन एक राशि में 1 मंथ रहेगा, जैसे यहाँ पर 1 महीने है, अगले 1 मंथ के बाद वो यहां चला जाएगा, अगले 1 मंथ के पास यहां चला जाएगा। तो बाकी सभी प्लेनेट, मार्स भी ऐसे ही है और आपका वीनस भी ऐसा ही है, ये सभी प्लेनेट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 to 2 मंथ एक राशि में रहते हैं और फिर वो राशि परिवर्तित कर लेते हैं। मगर 3 स्लो मूविंग प्लेनेट है, उनका ट्रांजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो सभी का देख सकते हैं हम। 3 जो स्लो मूविंग प्लेनेट है वो है आपके जुपिटर। जुपिटर एक पर्टिकुलर राशि में 1 ईयर तक रहता है अराउंड। तो जुपिटर यहाँ पर है तो 1 ईयर इसी राशि में होगा, 1 साल के बाद यहाँ पे जाएगा, तो इसके ट्रांजिट का फर्क ज्यादा होता है और ये ज्यादा देर तक एक भाव को इन्फ्लुएंस करता है। सैटर्न एक पर्टिकुलर राशि में 2.5 ईयर रहता है, सपोज यहाँ पर है तो वो 2.5 ईयर तक इसी राशि में होगा और 2.5 साल के बाद यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ से बैठकर वो बहुत सारे भावों को 2.5 ईयर तक इन्फ्लुएंस करता रहेगा। जब सैटर्न की 3 दृष्टि होती है, 1 2 3, फिर 7 दृष्टि से यहाँ पे और 10 दृष्टि से यहाँ पर 2.5 ईयर तक ये देखता रहेगा। तो इन पर्टिकुलर भावों पर इसका 2.5 ईयर तक इन्फ्लुएंस होगा। लाइफ में कोई भी इवेंट या घटनाएं घटती हैं तो वो इमीडिएटली तो घट नहीं जाती, उनको घटने में टाइम लगता है। जैसे आप किसी की मैरिज देखना चाहते हो तो मैरिज का एक लंबा प्रोसेस है, पहले लड़की लड़के वाले मिलते हैं, फिर एंगेजमेंट होती है, फिर मैरिज होती है। तो वो इमीडिएटली जो प्लेनेट कम दिन के लिए ट्रांजिट करते हैं एक राशि में, वो किसी भी भाव को कम टाइम तक इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मैं सैटर्न का एग्जांपल लूं, यहां से वो ये इस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है ट्रांजिट में, एक इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। उन भावों को इन्फ्लुएंस करता है कोई भी प्लेनेट जिस भाव के अंदर वो बैठा हुआ है और उससे 7वें भाव को, तो वो यहाँ पर है और इसके 7वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम देखते हैं कि वो 1 महीने के बाद यहाँ चला जाएगा तो वो किसी और भाव को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इन भावों से रिलेटेड इवेंट यदि 1 मंथ में हो गए तो हो गए, अदरवाइज वो नहीं होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो फास्ट मूविंग प्लेनेट के ट्रांजिट को
कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हालांकि इंपॉर्टेंस हम देते हैं हर एक को, पर भी उतनी ज्यादा किसी भी इवेंट को बहुत ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्ट करने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। मगर जो स्लो मूविंग प्लेनेट है, पर्टिकुलरली जुपिटर और सैटर्न ट्रांजिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों का ट्रांजिट हम देखते हैं और उसे डबल ट्रांजिट भी बोलते हैं, जो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। अभी मैं आपको नहीं तो डबल ट्रांजिट बता रहा हूँ, नहीं ट्रांजिट कैसे लगाना है ये बता रहा हूँ, मैं मीनिंग केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अब हमें देखना है कि सपोज सैटर्न है, तो हम कहेंगे कि इसके दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है। सैटर्न एक होता है, ये इन्हें बोलते हैं नेटल पोजीशन। ये नेटल पोजीशन इस कुंडली में जुपिटर की 3 साइन में है, नेटल पोजीशन वीनस की 6 साइन में है, नेटल पोजीशन मार्स की 7 साइन में है। और ट्रांजिट पोजीशन जब मैं देख रहा हूं, इसको जिस डेट में देखना है उस दिन का मैं ट्रांजिट चार्ट बनाऊंगा। जब भी देखना है, मुझे आज देखना है तो मैं आज का ट्रांजिट चार्ट बनाऊंगा। ये कोई एक पुराना चार्ट है जो मैंने पिक किया हुआ है, तो मैं अब देखूंगा इसकी ट्रांजिट पोजीशन क्या है। तो जुपिटर की नेटल पोजीशन 3 साइन में है, मगर ट्रांजिट पोजीशन इसकी 8 साइन में। तो ट्रांजिट जब लगाते हैं तो उस प्लैनेट की ट्रांजिट पोजीशन देखते हैं, और लगाते कैसे हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। मगर ट्रांजिट का मतलब ये होता है, अब आपके पास दो एक्चुअली पोजीशन होती है एक प्लैनेट की, एक तो जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहने वाली है, ट्रांजिट पोजीशन रोजाना बदल जाती है। इस कुंडली के अंदर मून यहाँ पर है आज, और 2 दिन के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा पक्का, क्योंकि मून एक राशि में 2.5 डे में रहता है। आप कुछ दिन बाद देखोगे सन यहाँ पे, आप 15-20 दिन बाद देखो तो हो सकता है सन यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरीके से कई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, वो पिछले साइन में चले जाते हैं। इसलिए ये मतलब होता है ट्रांजिट का कि जिस डेट को आप इवेंट को चेक करना चाहते हो कि अभी या आज से 3 महीने बाद ये इवेंट होगा या नहीं होगा, तो हम उस टाइम की ट्रांजिट की पोजीशन कुंडली बनाएंगे और उसको उसकी लग्न कुंडली के हिसाब से हम देखेंगे कि ट्रांजिट में कौन से प्लैनेट किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब इन्फ्लुएंस देखना चाहता हूं तो देखिए जुपिटर यहाँ पर है ट्रांजिट में, एक्चुअल जुपिटर से कोई नहीं मतलब है इसका, तो मैं इसको ट्रांजिट को जुपिटर को 8वें भाव में यहाँ पे रख के देख लूंगा। देखिए मैंने जुपिटर ट्रांजिट का 8वें भाव में रखा। अब मैं देखूंगा किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो 8वें भाव को कर रहा है जिसमें रखा है। फिर यहाँ से 5 काउंट करिए क्योंकि इसकी 5th दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5, तो इस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये प्रोफेशन का भाव होता है, तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर ट्रांजिट में इसके प्रोफेशन के भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ऐसे ही 7वें भाव को इन्फ्लुएंस करेगा, तो यहाँ पर आकर देखोगे तो इस 7वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो 12वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके बाद 9वें भाव को करता है तो दूसरे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर ट्रांजिट में 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यदि उन भावों से रिलेटेड दशाएं चल रही हैं तो हम सोच सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट में जुपिटर काफी लंबे समय तक इन भावों को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि इस राशि में वो 1 साल तक रहेगा, तो लंबे समय तक करेगा, तो उनसे रिलेटेड इवेंट होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब मैं यहाँ पे सैटर्न देख लेता हूँ। देखिए सैटर्न 4 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे उठा के ट्रांजिट के सैटर्न को मैंने बाहर रख दिया 4 साइन में। ये किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो सैटर्न यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है 1 2 3, तीसरी दृष्टि से 4थे भाव को 5 6 7, और आपका 7 दृष्टि से वो 7 यहाँ पे आएगा, 8th भाव को 7 8 9 10 और 11वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस तरीके से हम ट्रांजिट को देखते हैं। लगाना कैसे है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी मैंने ये बताया कि ट्रांजिट का मतलब क्या होता है और उसको लग्न कुंडली पर किस तरीके से सुपर इम्पोज करते हैं। उनको करस्पॉन्डिंग भाव में ले जाकर उन प्लैनेट को रख देंगे लग्न कुंडली के अंदर। अब देखेंगे कौन कौन से भावों को वो इन्फ्लुएंस करता है, सभी को करस्पॉन्डिंग भावों में ले जाकर रख देंगे। कि 4थे भाव में ट्रांजिट में वीनस और सैटर्न है, तो ट्रांजिट का वीनस सैटर्न यहाँ पे होगा, वो भी 8th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 2nd हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जिन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उन भावों से रिलेटेड यदि आपको कोई भी इवेंट देखने हैं, तो उस सबसे पहले हम देखेंगे उस भाव से रिलेटेड प्लैनेट की यदि दशा चल रही है और ट्रांजिट में भी वो भाव इन्फ्लुएंस हो रहा है और ट्रांजिट अच्छा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मैं बताऊंगा आपको कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, तो उस भाव से रिलेटेड अच्छे इवेंट होंगे उस ड्यूरेशन में, और नेगेटिव है तो उस भाव से रिलेटेड नेगेटिव इवेंट होंगे। तो उम्मीद है आपको ट्रांजिट का यहाँ पर मतलब समझ में आया होगा। किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैंने बिल्कुल नहीं बताया है, तो आप ये मत सोच लेना कि हमें तो लगाना तो आया ही नहीं। अभी उसके लिए कई क्लासेस लगेंगी, तो आप लगातार वीडियोस देखते रहिएगा ट्रांजिट सीरीज का। मुझे उम्मीद है मैं आपको बिल्कुल समझाने में कैपेबल हो पाऊंगा, कामयाब हो पाऊंगा। नमस्कार।